हेलो 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 हेलो। चलो दोस्त, आ गए आ गए आ गए आ गए। एक बार मुझे बताना, एक दबा दो और हमको फटाफट बता दो कि कोई आवाज में दिक्कत है रही है क्या। एक बार बताना, एक दबा दो कि आवाज में कोई दिक्कत नहीं ना है। चला, आवाज में कोई दिक्कत नहीं ना है। एक बार हमको बता दो एक दबा करके कि आवाज क्लियर है कि नहीं। यस है तो एक दबाओ, नो है तो दो दबाओ। चलो ठीक है, तब आवाज क्लियर है, आवाज क्लियर है। तो हम लोग जो हैं करेजा, कल जो हम लोग बात कर रहे थे, कल हम लोगों ने बेसिक चीज को देखा था। और कल हम लोगों ने जो चर्चा किया था वो कुछ चीजों का चर्चा किया था, और हमको लगता है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, समझ आ गया होगा कल का बात। तो एक बार हमको जो है वो दो बता करके बता देना कि तुम लोगों को समझ आ गया है। एक बार दो दबा देना कि सारा चीज समझ आ गया था। चलो, तब सारे लोगों को समझ आ गया था। तो अब चर्चा करते हैं हम लोग कल का। अब हम लोग चर्चा करते हैं एक्स्ट्रा वाली बातें जो था। हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग कार्यपालिका का बात कर रहे थे दोस्त, जब हम लोग कार्यपालिका का बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने कार्यपालिका में देखा, कार्यपालिका में देखा कि कार्यपालिका दो प्रकार के, कितने प्रकार के दोस्त, दो प्रकार के। एक बोले थे राजनीतिक कार्यपालिका, और एक हम लोग देखे थे प्रशासनिक कार्यपालिका। और हम बोले थे कि राजनीतिक कार्यपालिका को शासन कहते हैं और प्रशासनिक कार्यपालिका को प्रशासन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रशासन कहते हैं। जो मंत्री लोग आएगा, जो मंत्री लोग आएगा वो राजनीतिक कार्यपालिका में आएगा। और हम बोले थे कि इस मंत्री लोगों का निर्वाचन होता है। क्या होता है? चुनाव होता है। एक बात हम लोगों ने देखा था। उसके बाद देखा कि इसकी कोई योग्यता नहीं होती, कोई योग्यता नहीं होती। चुनाव में खड़ा होने के लिए जरूरी नहीं है कि 10th पास हो, 12th पास हो, ग्रेजुएशन हो, ऐसा कहीं सुना नहीं होगा तुम्हारा। सूरज राजपूत सर, मेरा मैसेज दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है दोस्त, सारे का मैसेज हमको दिख रहा है तुम्हारा, ठीक है। और एक बोले थे कि इसका कार्यकाल भी निश्चित नहीं होता, यानी इसका कार्यकाल भी निश्चित नहीं होता है। यानी तुम्हारा कहने का मतलब है कि कोई मुखिया जरूरी नहीं है कि 2 बार बनेगा, 5 बार भी बन सकता है, 7 बार भी बन सकता है। सांसद 5 बार भी चुन सकता है अपने क्षेत्र से, 10 बार भी चुन सकता है। तुम्हारा नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जा चुका है, आप लोगों के ऐप पर पीडीएफ चल गया होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होगा, नोट्स का आप लोगों को चिंता नहीं करना है। क्लियर है तुम्हारा? अब एक बात बोले थे कि जब प्रशासनिक कार्यपालिका का जब हम लोग बात किए थे, तो प्रशासनिक कार्यपालिका में दोस्त देखेगा तो इसमें कौन आता है? इसमें आता है जो तुम्हारा लागू करता है चीजों को। लागू कौन करता है? तो जैसे हम लोग पुलिस को ले लेते हैं, पुलिस भी एक कार्यपालिका है, लेकिन पुलिस प्रशासन कार्यपालिका हो गया तुम्हारा। जितने भी आईएएस आईपीएस होते हैं, जितने भी आईएएस आईपीएस होते हैं, या कोई सरकारी अधिकारी होता है, वो सारे के सारे किस में आएगा? प्रशासनिक कार्यपालिका में आएगा। और इसका हम बोले थे कि इसका चुनाव नहीं होता है। चला, यदि तुम पुलिस बनेगा तो इसमें तुम्हारा चयन होगा, यानी तुम्हारा इसमें निर्वाचन नहीं होगा, चयन होगा, तुम चुने जाओगे। इसमें तुमको एग्जाम देना पड़ेगा। तो प्रशासनिक कार्यपालिका में निर्वाचन नहीं होता
है? चयन होता है। कहता ना कि तुम्हारा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो जब सिलेक्शन का बात जब आता है, तो सिलेक्शन का जब बात आता है तो चला उसमें हम चयन बात करते हैं। अच्छा, प्रशासनिक कार्यपालिका में हम लोगों ने देखा कि इसकी कुछ योग्यता होती है, इसकी कुछ योग्यता होती है। तुमको किसी भी एग्जाम देने के लिए 12th पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, या मैट्रिक पे भी निकलता है तुम्हारा, तो भाई साहब इसकी योग्यता हुआ कि नहीं। और इसका निश्चित एक कार्यकाल भी होता है, इसका एक निश्चित कार्यकाल होता है। यदि तुम पुलिस बन गया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम 80 साल तक पुलिस बनते रहेगा, 60 साल में तुम्हारा रिटायरमेंट हो जाएगा। तो शासन और प्रशासन में बस अंतर रखना, शासन का निर्वाचन होता है और प्रशासन का चयन होता है। शासन का योग्यता नहीं होता है लेकिन प्रशासन का योग्यता होता है। शासन का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है लेकिन प्रशासन का कार्यकाल निश्चित होता है। भाई साहब ये चीज जो है वो कार्यपालिका को दो पार्ट में जो है तुम्हारा वो बांटती है। क्लियर है? हम लोगों ने ये चीज देख लिया था। अब आते हैं हम लोग संविधान के प्रकार पर। किसके प्रकार पे? संविधान के प्रकार पर अब हम लोग बात करते हैं, संविधान का प्रकार। अच्छा, एक बात ध्यान से समझते हैं। एक होता है लिखित संविधान। क्या होता है तुम्हारा? लिखित संविधान। जब किसी देश में जो उस देश की शासन व्यवस्था होती है, उस देश की जो शासन व्यवस्था होती है वो किसी एक लिखित दस्तावेज के अनुसार चले। जो एक संविधान बोले संविधान के अनुसार चले तो संविधान एक लिखित हो कि ऐसे ऐसे होगा, कार्यपालिका ऐसे काम करेगा, विधायिका ऐसे काम करेगा, न्यायपालिका ऐसे काम करेगा। जब वो चीज एक लिखित दस्तावेज में होती है तो उस देश में जो संविधान होता है उस संविधान को क्या कहते हैं? लिखित संविधान कहते हैं। जैसे भारत में एक लिखित संविधान है, अमेरिका में एक लिखित संविधान है। एक बात ध्यान में रखना कि तुमसे पूछेगा कि विश्व का सबसे पहला, ये क्वेश्चन आएगा, विश्व का सबसे पहला जो लिखित संविधान पूछेगा, विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान पूछेगा कि विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश में आया, तो वो अमेरिका में आया। कहां पे आया? अमेरिका में आया। इस बात को ध्यान में रखना है। लेकिन तुमसे पूछ लिया कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, ये तो विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका बोला, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान तुमसे पूछेगा तो वो देश तो कोई और नहीं, वो अपना देश है, यानी भारत है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान वाला देश होता है तुम्हारा। तो जो देश, सिंपल सा बात है, तुमसे पूछेगा लिखित संविधान क्या है, तो जो देश की विधि व्यवस्था, कानून व्यवस्था एक लिखित दस्तावेज के अनुसार चलता रहे, उस देश में जो संविधान होगा वो कैसा संविधान होगा? लिखित संविधान होगा। और एक बात, यदि तुमसे पूछेगा कि विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान वाला देश कौन बना, तो वो अमेरिका बना। लेकिन तुमसे पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान वाला देश कौन बना, तो वो भारत बना। क्लियर है? अब किसी किसी देश में अलिखित संविधान भी होती है, जैसे इंग्लैंड यदि तुमसे पूछेगा ब्रिटेन में लिखित संविधान है या अलिखित संविधान है, तो क्या बोलेगा? ब्रिटेन में अलिखित संविधान है। अमेरिका में लिखित संविधान है, चला यहां पे भारत में लिखित संविधान है, लेकिन इंग्लैंड का जब बात आएगा तो इंग्लैंड में अलिखित संविधान है। वहां संविधान तो है, संविधान के अनुसार तो चल रहा है, लेकिन वो लिखित रूप में नहीं है, वो प्रथा के अनुसार चलता है। यानी जब किसी देश में जब संविधान एक लिखित दस्तावेज में उपलब्ध ना हो, जो देश प्रथा से चले, न्यायिक कार्य से चले, उस देश में जो संस्था होती है, उस देश की जो व्यवस्था होती है, वो जो संविधान से चलता है वो लिखित नहीं अलिखित संविधान होता है। क्लियर है? तो एक लिखित संविधान होता है और दूसरा तुम्हारा अलिखित। तो सिंपल सा बात है कि तुमसे पूछ दिया कि लिखित संविधान हमको बताइए कि लिखित संविधान क्या है, तो तुम लोग क्या बोलोगे? लिखित संविधान में एक बात को ध्यान में रखना करेजा, एक लिखित संविधान में एक बात को ध्यान में रखना, जब किसी देश में व्यवस्था जो है, जब किसी देश में विधि व्यवस्था जो है, यानी शासन व्यवस्था जो है, वो शासन व्यवस्था जब एक लिखित दस्तावेज से चले, एक लिखित
दस्तावेज से चले तो उस देश में जो संविधान होता है वो कौन सा संविधान होता है? लिखित संविधान होता है। पूछेगा उदाहरण के रूप में हमको बताइए, तो उदाहरण के रूप में अपना भारत, अमेरिका। फिर हमने बोला कि यदि विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान पूछेगा, प्रथम लिखित संविधान पूछेगा, तो क्या मारेगा दोस्त? तब मारेगा अमेरिका। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान यदि पूछ दिया, सबसे बड़ा लिखित संविधान यदि पूछ दिया, तो वो कौन सा है? तुम्हारा भारत। फिर हम लोगों ने देखा कि जब किसी देश की व्यवस्था, क्या बोलेगा? जब किसी देश की व्यवस्था जो है, जब किसी देश की व्यवस्था जो है वो एक नियम के अनुसार चले, एक के अनुसार चले, एक तुम्हारा वहां के शास्त्री, जो तुम्हारा जो विधि शास्त्री होते हैं, कौन होते हैं? विधि शास्त्री होते हैं, उसके अनुसार चले, तो भाई साहब, और वो लिखित रूप में ना हो, वो लिखित रूप में ना हो, तब वैसे देश में जो है तुम्हारा संविधान तो है, लेकिन उस देश में लिखित नहीं, उस देश का संविधान कैसा है? अलिखित संविधान है। और अलिखित संविधान वाला देश पूछेगा, एग्जाम्पल उदाहरण में बताइए, तो कौन? इंग्लैंड मार देगा, यानी बोले तो ब्रिटेन मार सकते हो, क्योंकि ब्रिटेन में एक लिखित संविधान नहीं है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारा? यहां तक समझ आ रहा है? किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारा? अब एक होता है, एक बात ध्यान से समझना, एक होता है तुम्हारा कठोर संविधान। क्या होता है तुम्हारा? एक होता है कठोर संविधान। कठोर संविधान का मतलब क्या होता है? जब संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया जब जटिल हो, क्या हो तुम्हारा? जब संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया जो है वो जटिल हो, तब वैसे देश के संविधान को हम लोग क्या कहते हैं? तो वैसे देश के संविधान को हम लोग कठोर संविधान कहते हैं। जैसे अमेरिका में संशोधन होना बड़ा दिक्कत वाली बात होता है, काहे कि जब अमेरिका में कोई बिल, जैसे हम बोले कि कोई बिल यदि अमेरिका संसद में आएगा, उसको कांग्रेस कहा जाता है, जब आएगा तो ध्यान से देखना, वहां 3/4 आदमियों का साइन होगा, तब ये आएगा तुम्हारा। अब तुम समझो कि भाई साहब कितना जटिल है तुम्हारा, कितना जटिलता है कि भाई साहब, जब किसी देश के संविधान के अनुसार यदि हम बात करें, जब किसी देश में जब कोई संशोधन लाया जाए, उसकी प्रक्रिया यदि बहुत जटिल होता है, वो चाहे लिखित हो चाहे वो अलिखित हो, लेकिन प्रक्रिया यदि जटिल हुआ, तो भाई साहब उस देश का संविधान कैसा होगा? कठोर संविधान होगा। जैसे अमेरिका में यदि कोई बिल आता है, तो बड़ा मुशक्कत से जो है वो बिल पास हो पाता है, काहे कि वो बिल को पास होने के लिए भाई साहब बहुत सारे लोगों का हां होना जरूरी है। एक होता है लचीला संविधान। ये लचीला बड़ा खतरनाक, ये भला ये बोलो, मतलब कहने का मतलब ये बोलो कि भाई साहब इसमें बस बोल देगा कि हाथ उठाओ हां या ना वाला, बोल दिया कितना आदमी हां कह रहा हाथ उठाओ, और कितना आदमी ना कह रहा हाथ उठाओ, हां वाला ज्यादा हो गया बिल पास हो गया, ना वाला हाथ ज्यादा हुआ तो बिल पास नहीं हुआ। इसको कहते हैं लचीला संविधान। इसको क्या कहते हैं? लचीला संविधान। जैसे ब्रिटेन के बारे में कहा जाता है कि ब्रिटेन का जो संसद है वो इतना पावरफुल है कि भाई साहब वो दुनिया का हर एक काम कर सकता है, सिवाय एक चीज को छोड़ करके, लड़का को लड़की या लड़की को लड़का बनाने के अलावा बाद बाकी सब काम कर सकता है। कहे कि ब्रिटेन का जो संविधान है, चूंकि अलिखित संविधान है ब्रिटेन का, तो भाई साहब यहां के संसद को इतना पावर है कि यहां बिल को जो संशोधन की जो प्रक्रिया है बड़ा सिंपल है। मान लो कि 50 आदमी बैठल है ना रे, अब 50 आदमी बैठल है, अब मान लो कि लोकसभा स्पीकर हम हुए, हम बोल दिए 50 आदमी को, कितना आदमी चाहता है कि बिल पास हो जाए, हाथ उठाइए, और कितना आदमी चाहते हैं कि बिल पास ना हो, हाथ उठाइए। अब गिनेंगे, एगो पीछे में रहता है लाठी लेकर खड़ा, बोलेंगे हे गिन रे, हां वाला ज्यादा है या नौ वाला ज्यादा है, हां वाला ज्यादा हो गया तो हां वाला ज्यादा हो गया तो बिल पास हो गया, और नौ वाला ज्यादा पास हुआ तो ना पास हुआ। मतलब इसको कहते हैं लचीला। इसको क्या कहते हैं? लचीला। समझ आ गया तुम्हारा? यानी तुम्हारा जिस देश के संविधान में संशोधन करने का तरीका बड़ा सरल हो, तो भाई साहब वो कौन सा संविधान? लचीला संविधान। और जिस देश की संवैधानिक संशोधन करने की प्रक्रिया बड़ा कठोर हो, बड़ा जटिल हो, तो वैसे देश के संविधान को हम लोग क्या कहते हैं? कठोर संविधान। यदि तुमसे पूछेगा अमेरिका कैसा है, तो अमेरिका कठोर संविधान वाला देश है। इंग्लैंड कैसा है? इंग्लैंड लचीला संविधान वाला देश है। और एक बात ध्यान में
रखना भाई साहब, यदि तोरा से पूछ दिया कि भारत कैसा है तो की बते भी रे पगला, तब भारत जो है वो कठोर भी है और लचीला भी है। करेजा, बात को ध्यान से समझना। भारत में संशोधन करने की तरीका दोनों प्रकार का है, एक नॉर्मलो है और एक कठिनो है। कठिन वाला बड़ा दिक्कत है, 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। मतलब मान लो कि भाई साहब, मान लो कि 15 गो आदमी है ना, अब 15 गो आदमी है, मान लेते हैं 15 का 2/3 कर दो चला, तो 3 × 15 यानी 15 गो में से कम 10 गो आदमी हाँ बोलेगा तब पास होगा। इसको कह दिए कठोर, इसको क्या कह दिए? कठोर। और भाई साहब यदि तुमसे पूछ दिया कि लचीला कैसा होता है, लचीला का मतलब हो गया कि 15 आदमी हुआ ना रे, अब 15 आदमी में बोल दिए कितना आदमी हाँ कहता है, कितना आदमी ना कहता है, हाथ उठाओ। 8 आदमी हाँ कह दिया, मान लिया गया बात। 8 आदमी ना किया तो ना माना बात तुम्हारा, सिंपल सी बात है तुम्हारा। तो एक कठोर एक लचीला। दोस्त ई तोरा बाद में समझने में मिलेगा, ई तो बस बेसिक बातें हम तुम लोगों को समझा रहे हैं। नहीं समझेगा तो आगे जब पढ़ाएंगे तब समझ नहीं आएगा। वीडियो डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड क्यों नहीं होता है, अपने आप डिलीट हो जाता है सर बोल तो रहे हैं और धन हो गया हम बीच ले। भाई साहब सब तो समझ गए लो रे, सब समझ गए लिया। तोला लोग का हमको पता है कि तुम लोगों को समझ आ रहा है ना हो, है हो। एक बार बता दो कि भाई साहब समझ आ रहा है, कोनो दिक्कत है समझने में? नहीं ना। चला हम बता रहे, हमारे बात तुम बस सुनते रहो ना, हम ऐसा सिखाएंगे ना। अरे हमारे बात को समझना, हम ऐसा सिखाएंगे कि तुमको यदि अभी तो दूसरे क्लास है ना रे, आगे आगे देखो, अभी तो मूवी का ट्रेलर स्टार्ट हुआ है, अभी तुम देखो ना, अभी तो मूवी बाकी है तुम्हारा, अभी आगे आगे देखते चलो कि कैसन कैसन होता है। बस हमारे बात को समझो, बस हमारे बात को समझो। हमको लग रहा है कि समझ आ रहा होगा, हम जो समझा रहे होंगे वो समझ आ रहा होगा। चला नोट्स का तुम चिंता मत करो, नोट्स पीडीएफ तुम लोगों के ऐप पर मिल जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं होगा तुम्हारा। क्लियर है ना? कोनो दिक्कत नहीं। चल आगे चल देख। अब हम क्या बोले, भारत जो है, तुमसे पूछेगा भारत किस प्रकार का संविधान है, तो भारत एक लिखित तो है ही है, लेकिन भारत उसके साथ साथ एक कठोर भी है और एक लचीला भी है। क्लियर है? अमेरिका कैसा है? अमेरिका कठोर संविधान है। ब्रिटेन कैसा है? ब्रिटेन लचीला संविधान है। ऑस्ट्रेलिया दुन्नू है तुम्हारा, कनाडा दुन्नू है तुम्हारा। मतलब दिक्कत भाई साहब जो है इस चीज को समझने में है कि किस देश का संविधान कैसा है। क्लियर है? कोनो दिक्कत नहीं। अब हमारी बात को समझना। अब जब हम लोग देखे तो ई वाला पॉइंट जितना था, इस चीज को हम लोग फंडामेंटल बातें जो है वो हम लोग देख लिए। अब हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ, और यहां से अब क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आना स्टार्ट होता है। मेन जो पढ़ाई है तुम्हारा वो यहां से देखेंगे, यानी भारतीय संविधान का विकास और निर्माण के बारे में देखेंगे। क्लियर है? कोनो दिक्कत नहीं है। अब एक बार हम बता देते हैं, जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो इस टॉपिक को आप लोग बस गौर से सुनिएगा, क्लास में याद हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं होने वाला है, इतना ध्यान से समझना। जब इस चैप्टर को हम लोग देखते हैं तो भारतीय संविधान का विकास कहां से स्टार्ट हुआ, तुमको पता? भारतीय संविधान का विकास कहां से स्टार्ट हुआ? भारतीय संविधान का विकास स्टार्ट होता है भाई साहब अंग्रेजों के समय से ही स्टार्ट होता है। कहा जाता है कि जब अंग्रेज आया, ईस्ट इंडिया कंपनी जब आया, ईस्ट इंडिया कंपनी कब बना था? 1600 ईस्वी में बना था। और कहा जाता है कि उस समय भारत में जो भारत का राजा था, उस समय जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी उस समय भारत का राजा चला अकबर था। कौन था तुम्हारा? अकबर जो है तुम्हारा भारत का राजा हुआ करता था। कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय इंग्लैंड में जिस समय बना था, इंग्लैंड में उस समय महारानी जो थी उसका नाम था एलिजाबेथ प्रथम। क्या नाम था? एलिजाबेथ प्रथम या एलिजाबेथ फर्स्ट। कहा जाता है कि एलिजाबेथ फर्स्ट के पास 24 गो आदमी गया। 24 गो, उस समय इंग्लैंड बड़ा दरिद्र हुआ करता था, इंग्लैंड के पास ज्यादा पैसा वैसा नहीं होता था, और 24 गो एलिजाबेथ फर्स्ट के पास गया, बोला कि है हो थोड़ा शर्म उरम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब महारानी बोली कि जीभ संभाल के बोलो ना तो जीभ खींच लेंगे। बोला काहे? बोला कि भाई साहब तुमको सही बोल रहे, शर्म आना चाहिए। बोला काहे, ऐसा काहे बोल रहे हो? बोला कि भाई साहब तुम्हारा पड़ोसी इतना अमीर बनते जा रहा है, पुर्तगाल इतना अमीर बनते जा रहा है, और तुम वही हाथ के हाथ धरे जो है तुम्हारा बैठे रहते हो, तुम्हारा ऐसे कैसे होगा तुम्हारा? एलिजाबेथ बोली कि हम क्या कर सकते हैं, कुछ बताओ, तुमको लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं? ये 24 बोला कि हमारा पास पैसा है।
और हम चाहते हैं कि भारत से या जो एशिया है, ईस्ट एशिया है, ओकरा साथ व्यापार करे। बोला ठीक है करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ई 24 बोला कि एगो शर्त है, व्यापार करेंगे लेकिन एगो शर्त है। बोला शर्त का है? बोला कि हम जो व्यापार करेंगे, हमारी कंपनी जो व्यापार करेगा, वो व्यापार जो है उस पे एकाधिकार होना चाहिए। एकाधिकार का मतलब हो गया कि सिंगल हम ही को अधिकार रहेगा और किसी को अधिकार नहीं। अधिकार का मतलब होता है सभी को, और जब एकाधिकार का बात होता है तो सिर्फ एक को। एलिजाबेथ बोली कि आप क्या कर सकते हैं? बोला ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला कि ठीक है भाई साहब, हम तोरा दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब दिया तो कहा जाता है कि एकाधिकार जब दिया, लेकिन 1603 ईस्वी में जो है तुम्हारा, 1603 ईस्वी में जो है तुम्हारा इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? एलिजाबेथ फर्स्ट की मृत्यु हो जाती है। और जब एलिजाबेथ फर्स्ट की मृत्यु हुई तो कहा जाता है कि भाई साहब, एलिजाबेथ फर्स्ट के बाद उसका बेटा बना जेम्स फर्स्ट, और कहा जाता है कि उसने कहा कि हम सबका सपना पूरा करेंगे और अपनी मां का वादा पूरा करेंगे। अब उसने कहा कि किसी तरह भारत भेजो किसी को। अब पहला व्यक्ति जो भारत आया उसका नाम था विलियम हॉकिंस। क्या नाम था करेजा? विलियम हॉकिंस नाम था उस व्यक्ति का। और विलियम हॉकिंस आया 1608 ईस्वी में भारत। कब आया? 1608 ईस्वी में। इंग्लैंड से भारत आता है 1608 ईस्वी में तुम्हारा विलियम हॉकिंस। जब भारत 1608 ईस्वी में आया इंग्लैंड से, तो भाई साहब पहुंचता है, और जब पहुंचा कौन आया? विलियम हॉकिंस आया। कौन आया तुम्हारा? विलियम हॉकिंस आया। कौन? विलियम हॉकिंस आया। और ध्यान से समझो, कब आया? 1608 में। अब जो है ये पत्र लेके आया था किसके नाम का? अकबर के नाम का आया था। किसके नाम का? अकबर के नाम का आया। और पहुंचा इसके पास, और अकबर के पास जब पहुंचा तो भाई साहब अकबर के पास उस समय जिंदा था ही नहीं अकबर। बोला कि कहां है अकबर? बोला अकबर तो मर गया, और अकबर से मिलना है तो ऊपर जाना पड़ेगा। बोला कैसन बात करते हो भाई साहब? बोला कि अकबर के नाम से पत्र है। बोला कि अकबर के नाम का पत्र कब लिखा गया? बोला लिखा तो गया था 1600 ईस्वी में, लेकिन बोला कि उस समय तक तो अकबर जिंदा थे। अकबर की मृत्यु 1605 में हो गई है, अब तो आपको अकबर नहीं मिलेगा। तो बोला कब क्या करे? बोला कि अब कौन है राजा? बोला कि अकबर का बेटा है जिसका नाम है जहांगीर। बोला कि जहांगीर राजा? बोला हाँ जहांगीर। बोला जहांगीर से मिलवाओ एक बार। जहांगीर से मिलवाया, और भाई साहब जहांगीर के पास गया मिलने के लिए। जहांगीर को बोला कि बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का संदेशा लाए हैं भाई साहब, हमको जो है आप भारत में व्यापार करने का अधिकार दीजिए। जहांगीर ने बोला ठीक है। जहांगीर एक नंबर का क्या था? एक नंबर का लोभी था। बोला कि व्यापार तो करने देंगे, पैसा वैसा लेके आया है कि नहीं लेके आया है? बोला हाँ पैसा लेके आए हैं, और सोना चांदी भर करके लाया था इंग्लैंड से। बोला कि लीजिए। बोला कि चल व्यापार कर, कोनो दिक्कत नहीं है। पहला फैक्ट्री तुम्हारा गुजरात के सूरत में। कहां पे तुम्हारा? सूरत में। और कब रे? 1608 में। कब तुम्हारा? 1608 में। और उसके बाद कहा जाता है कि जैसे सूरत में तुम्हारा पहला फैक्ट्री खुला, भाई साहब तुरंत किसी ने जाकर के बता दिया उस समय के तुम्हारा सबसे कट्टर अपोजिशन वाले को, पुर्तगाल को जाकर के बता दिया कि है रे आ गया कोई तुम्हारा दोस्त भारत में व्यापार करने के लिए। अब पुर्तगाली इससे बड़ा गुस्सा आया। अब तुम ही सोचो काहे नहीं गुस्साएगा? मान लो कि एगो घर है और इस घर में खूब सारा पैसा है, और इस घर में खूब सारा पैसा है, और वो घर का मालिक है कलुआ। अब मान लो कि सारा पैसा तो कलुए का ना हुआ हो, लेकिन एक दिन मान लो कि तूफान बह के आया, और तूफान में बह के आ गई लक्ष्मी। अब पैसा तो उतने हैं, आदमी लेकिन दूगो बढ़ गया। कलुआ कभी चाहेगा कि लक्ष्मी आए? कभी नहीं चाहेगा तुम्हारा। सेम ही घर को मान लो भारत, कलुआ को मान लो पुर्तगाल, और लक्ष्मी को मान लो इंग्लैंड वाला। कभी भी पुर्तगाल चाहेगा कि इंग्लैंड वाला आए? पुर्तगाल तुरंत पहुंच गया किसके पास? तुरंत पहुंच गया भाई साहब किसके पास? किसके पास? जहांगीर के पास। बोला कि क्या किया आप? उसको काहेला अधिकार दे दिए व्यापार करने का? बोला कि हम क्या करें भाई साहब, हम कुछ कर सकते हैं? हमरा पैसा दिया, हम मान गए। बोला कि कितना पैसा दिया? बोला इतना। बोला हम इतना देते हैं, बंद करवा दीजिए। जा करके बोला कि रे रोक दे ओकर। तो सूरत में जो 1608 में फैक्ट्री बना ओकरा रोक दिया गया, और बाद में 1613 में जाकर के बना तुम्हारा वो फैक्ट्री। और बाद में कहा जाता है कि इस तरह धीरे 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 अंग्रेज जो है वो भारत में पावरफुल बनते गए, पावरफुल बनते गए। बात आई 18वीं सदी का। जब बात आई 18वीं सदी का, तो 1800 के पहले, यानी याद करो, भारत का एक राज्य जो उस समय कहा जाता है कि भारत का सबसे पावरफुल राज्य था, वो राज्य था चला बंगाल। कौन था तुम्हारा? बंगाल।
और कहा जाता है कि 1757 में एक युद्ध होता है, जिस युद्ध को हम लोग पलासी के युद्ध के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? पलासी के युद्ध के नाम से जानते हैं। उस समय बंगाल का नवाब कोई और नहीं, सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में एक लड़ाई होती है और उसमें सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। हालांकि मीर जाफर के चलते हार हुई, मीर जाफर इसके साथ दिक्कत करने लगा, मीर जाफर जो है अंग्रेजों से मिल गया, जिसके चलते सिराजुद्दौला की हार हुई। और बाद में कहा जाता है कि जब सिराजुद्दौला की हार हुई तो भाई साहब रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में तुम्हारा एक पर एक सिस्टम सब लाया। हालांकि बाद में कहा जाता है सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर को राजा बनाया। मीर जाफर जब राजा बना तो मीर जाफर धीरे धीरे पैसा देना बंद कर दिया। अंग्रेजों ने कहा मीर जाफर को कि है रे तोरा जो हम बैठाए हैं गद्दी पर, पैसे के लिए ना बैठाए हैं, अब पैसा तुम काहे नहीं दे रहा है? अब बोला कि पैसा हम कहां से दे मालिक, जितना पैसा था आप तो लूट लिए भाई साहब। अब जब आप लूट लिए तो हम क्या करें? बोला कि ऐसा है कि भाई साहब लूट लिए हो तो अब तुम हट जाओ। और मीर जाफर का ही एक दामाद था जिसका नाम था मीर कासिम, और मीर कासिम ने कहा कि आप हमको बैठाइए, हम आपको पैसा देंगे। और बाद में कहा जाता है कि मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को बना दिया गया। और जब मीर कासिम को बनाया तो मीर कासिम ने तुम्हारा राजधानी चेंज करके बिहार के मुंगेर को बना लिया। और मुंगेर काहे बनाया? ओकरो कारण था, मुंगेर इसलिए बनाया चला, मुंगेर बनाने के पीछे रीजन ई था कि मीर कासिम बड़ा दिमाग का तेज था, वो चाहता ही नहीं था कि भाई साहब सारा का सारा पैसा अंग्रेज को जाए। बाद में कहा जाता है कि जब मीर कासिम भी अंग्रेजों से टक्कर लेने लगा तो एक और युद्ध होता है 1764 में। और 1764 में जो वो युद्ध हुआ बक्सर का, और इसमें मीर कासिम की हार हो जाती है। उसके बाद बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की। द्वैध शासन प्रणाली में पैसा वाला मामला जो है अंग्रेज अपने पास रखने लगा, और लॉ यानी जो तुम्हारा विधि शासन वाला था वो दे दिया वहां के नवाबों को। बाद में वहां दिक्कत होने लगी। और बाद में 1770 तक आते आते ऐसा हुआ कि भाई साहब अब कंपनी के पास पैसा नहीं था। कंपनी के कर्मचारी तो अमीर बनते जा रहे थे लेकिन कंपनी के पास पैसा नहीं था। अभी तुम्हारे मन में आना चाहिए कि भाई साहब कंपनी के पास तो पैसा था ही, कंपनी को तो बंगाल आ गया उस समय, भारत की सबसे धनी मनी स्टेट, तुम्हारा पैसा वाला आ गया तुम्हारा। लेकिन चला आ तो गया, लेकिन कंपनी के वर्कर इतना भ्रष्टाचारी थे कि कंपनी लॉस होने लगा और कंपनी के वर्कर सब जो है खूब पैसा कमाने लगे। 1770 तक आते आते अब कंपनी के पास इतना भी पैसा नहीं है कि अपने वर्कर को काम के लिए पैसा दे पाए। फिर कहता है ना कि भाई साहब कि मुसीबत में अपने लोग साथ देता है। कंपनी भागा ब्रिटिश सरकार के पास और ब्रिटिश सरकार को कहा कि हमको कुछ पैसा चाहिए, हमारे पास पैसा नहीं है। बोला कि पैसा नहीं है तो हम क्या करें? बोला पैसा दे दीजिए ना, पैसा नहीं दीजिएगा तो हम कहां से करेंगे, मेरा कंपनी बंद हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि कंपनी कुछ ऐसा करे ताकि हम इसको दबोचे। अब बोलेगा कि ब्रिटिश सरकार ऐसे काहे चाहता था? ब्रिटिश सरकार इसलिए चाहता था क्योंकि ब्रिटिश सरकार को लगता था कि एक छोटा सा कंपनी जो भारत गया था व्यापार करने के लिए, आज पूरे भारत को यदि गुलाम बना लिया है तो क्या पता भाई साहब एक दिन अपने ही देश को भी गुलाम बना ले। अब बोला कि अच्छा, इसलिए ब्रिटिश सरकार दबोचना चाहता था। ब्रिटिश सरकार को लगा कि अच्छा यही मौका है। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि ठीक है, हम तुमको पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसे वैसे ही तुमको करना पड़ेगा। अब कहता है ना कि समय पहल तुम्हारा बलवान तो गधो पहलवान। अभी कंपनी को पैसा चाहिए था, कंपनी को बात मानना पड़ा और कंपनी हाँ कर देता। बोला कि जैसा जैसा आप बोलिएगा वैसा वैसा ही करेंगे। और कहा जाता है कि यहीं से शुरुआत होती है अधिनियम का, और यही अधिनियम बाद में भारतीय संविधान को बनाने में बड़ा सहायक रहा। अभी तुम लोग को लग रहा होगा कि हम हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे थे। जो अधिनियम बना, जो एक्ट बना भारत में अंग्रेजों के लिए, उस एक्ट के बनने के पीछे कारण क्या था वो हम बस समझा रहे थे। अब यहां से शुरुआत होता है अधिनियम की बनने की। और कहा जाता है कि अंग्रेजों ने जो जो अधिनियम बनाया वही अधिनियम जो है तुम्हारा बाद में संविधान सभा में जब लोग बैठे हुए थे तो इस अधिनियम का भी बात सब जो है वो रखा गया। पहला अधिनियम जो बना, वो पहला अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा जो बना वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में बना। एक बात ध्यान में रखिएगा,
हम जो एक्ट पढ़ाएंगे वो एक्ट का बात जो हम करेंगे तुम्हारा वो बस पॉलिटी के संदर्भ में करेंगे। जो हिस्ट्री वाले संदर्भ में एक्ट में प्रावधान किया गया था वो हिस्ट्री वाले सर पढ़ाएंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहली बार तुमसे पूछेगा कि पहली बार ब्रिटिश सरकार ने, कौन, ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को, किसको, कंपनी को कंट्रोल करने के लिए पहली बार कब अधिनियम बनाया था? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बनाया था। कब बनाया था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बनाया था। अब इसमें क्या क्या प्रोविजन था, इस प्रोविजन को हम लोग समझते हैं। पहला प्रोविजन था, पहला प्रावधान था कि कंपनी के शासन कर, कंपनी के शासन पर अब संसदीय नियंत्रण हो गया, यानी ब्रिटेन के संसद का अब कंपनी पर नियंत्रण हो गया। यही कह के तो पैसे भी दिया था कि हम जैसा जैसा बोलेंगे वैसा वैसा करना पड़ेगा, और बाद में यही हुआ। बोल दिया कि अब तोहर शासन पर हमर नियंत्रण होगा। तो तुमसे पूछेगा किस अधिनियम के तहत कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण हुआ? तो क्या बोलेगा? 1773 के अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो तुम्हारा कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण हुआ। फिर इसी में कहा गया कि अब चूंकि हम क्या बोले कि कंपनी के वर्कर सब तो बड़ा भ्रष्टाचार हो गया था। जब बड़ा भ्रष्टाचारी हो गया तो ब्रिटिश संसद को लगा कि नहीं, इन लोग को रोकना, भ्रष्टाचारों को रोकना बड़ी जरूरी है। अब ब्रिटिश संसद ने बोला कि एगो सुप्रीम कोर्ट बना दो, और सुप्रीम कोर्ट जो है बनाया गया। और सुप्रीम कोर्ट पूछेगा कि भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट जो बनाया गया वो किस अधिनियम के तहत बनाया गया? तो 1773 के अधिनियम के तहत बनाया गया। और कहां पे बनाया गया? कलकत्ता में बनाया गया। कहां पे बनाया गया? कलकत्ता में। ध्यान में रखना, आज का जो सुप्रीम कोर्ट तुम देखते हो, जो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, उस सुप्रीम कोर्ट और उस समय जो सुप्रीम कोर्ट बना था, दोनों में अंतर है। आज का जो सुप्रीम कोर्ट है वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा तुम्हारा केस सुन सकता है, गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक सुन सकता है। लेकिन उस समय जो बना था, उस समय जो सुप्रीम कोर्ट बना था वो पूरे भारत के लिए नहीं बना था। करेजा, हमारी बात को ध्यान से समझना। इस बार जो 1773 के एक्ट में सुप्रीम कोर्ट बना था वो सिर्फ कलकत्ता के लिए बना था। किस, कहां के लिए बना था? कलकत्ता के लिए बना था। और एक बात और ध्यान में रखना, ये जो सुप्रीम कोर्ट बना था भले 1773 के एक्ट में बना था, लेकिन तुमसे पूछेगा कि किस साल इसकी स्थापना हुई? तो सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई वो 1774 में हुई। पूछेगा अधिनियम, पूछेगा तो 1773, लेकिन तुमसे पूछेगा कि स्थापना कब हुई? तो 1774। बस हमारी बात को ध्यान में रखना। बोलेगा कि पहली बार भारत में एक सुप्रीम कोर्ट बना, बोलेगा हां बना। बोलेगा किस अधिनियम में? तो 1773 के अधिनियम में। लेकिन स्थापना कब हुई? तो 1774 में। बोलेगा कहां पे बना? कलकत्ता में। कहां पे बना? कलकत्ता में। क्या भारतीयों के लिए बना? बोलेगा नहीं नहीं नहीं, नहीं भारतीयों के लिए नहीं बना। भ्रष्टाचार तो अंग्रेज के व्यापारी थे ना, तो अंग्रेज के लिए, अंग्रेजों के लिए सुप्रीम कोर्ट बना था कि अंग्रेजों के जो कर्मचारी होंगे, कंपनी के जो कर्मचारी होगा, उस पे जब केस डाला जाएगा भ्रष्टाचार का, तो उसके लिए एक जो कोर्ट होगा, वही कोर्ट कौन सा कोर्ट होगा? सुप्रीम कोर्ट होगा, जिसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी। क्लियर है, कोनो दिक्कत नहीं। अब ध्यान से समझो एक बात को। अब हुआ क्या? अब अंग्रेज के जो है तुम्हारा, अंग्रेज के भारत में 3 गो प्रेसिडेंसी हुआ करते थे। तुमसे पूछेगा कि अंग्रेज के भारत में कितने प्रेसिडेंसी हुआ करते थे? तो बोलेगा आराम से कि अंग्रेज के भारत में 3 प्रेसिडेंसी हुआ करते थे। बोलेगा कौन कौन सा? बोलेगा एगो बंगाल प्रेसिडेंसी। कौन सा प्रेसिडेंसी? बंगाल। एगो मद्रास प्रेसिडेंसी। कौन सा प्रेसिडेंसी? मद्रास। और एगो जो प्रेसिडेंसी हुआ करता था वो था बॉम्बे। चला ध्यान से समझना, तीनों प्रेसिडेंसी में सबसे ज्यादा पावरफुल बंगाल था। क्यों? क्योंकि बंगाल उस समय का सबसे ज्यादा पैसा वाला पावर था तुम्हारा, सबसे बड़ा। कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट का 7 स्टेट ले लो तुम्हारा, इधर आ जाओ, बिहार, बंगाल, अभी जो दीदी वाला बंगाल है, बिहार, बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, 7 5 12, और उसमें एगो देश भी शामिल कर दो जकरा हम लोग बांग्लादेश कहते हैं। यानी अभी का 12 राज्य और एक देश मिलाकर के उस समय का सिंगल एक बंगाल हुआ करता था। तो तुम समझ सकते हो क्षेत्र में बहुत बड़ा, तो पक्का है पैसों तो बहुत ज्यादा आएगा, इसीलिए बंगाल सबसे ज्यादा पावरफुल था। अब होता क्या था, मद्रास का भी
एक अलग गवर्नर होता था, बॉम्बई का भी एक अलग गवर्नर होता था, और बंगाल का भी एक अलग गवर्नर होता था। तीनों का अलग अलग गवर्नर होता था। जब तीनों का अलग अलग गवर्नर होता था तो उस समय, जिस समय यह अधिनियम बना था, अधिनियम कब बना? 1773 में। उस समय जिस समय अधिनियम बना था तो बंगाल का गवर्नर का नाम था वारेन हेस्टिंग। क्या नाम था तुम्हारा? वारेन हेस्टिंग नाम था उस समय बंगाल के गवर्नर का। वारेन हेस्टिंग ने कहा कि हैं हो, वारेन हेस्टिंग ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को कहा, जो इंग्लैंड में बैठा हुआ है ब्रिटिश सांसद, उसको कहा कि हैं रे एक बात बताओ। बोला कि भारत में तोहर काई गो प्रेसिडेंसी? बोला 3 गो। बोला कौन कौन? बोला एगो तोहर वाला यानी एगो बंगाल वाला, एगो मद्रास वाला, एगो बम्बई वाला। बोला ठीक है, तो हमरा ई बताओ कि तीनों में पावरफुल के हो, पैसा ककरा पास ज्यादा हो? बोला तोरा पास ज्यादा हो। तो बोला कि जब हमरा पास पैसों ज्यादा है, हमरा पास पावरों ज्यादा है, तो हमको भी गवर्नर कहते हो, एकरो गवर्नर कहते हो और एकरो गवर्नर कहते हो। इना चोलवे कोरबो लोरबो जीतबो रे भाई साहब, ऐसे नहीं चलेगा। हम सबको जी बोलेगा तो हमरा ओकरा में अंतर का रहा। हम ज्यादा पावरफुल है, हमको चाहिए इज्जत। भाई को क्या चाहिए? भाई को चाहिए इज्जत। और बोला कि इज्जत मिलेगा कैसे? तो बोला कि ऐसा है कि भाई साहब हमको अब जी नहीं बोलो, हमको ए जी बोलो। बोला ए जी? बोला कि हमको एक पर्सनल नाम दो, क्योंकि पैसा हमरा पास ज्यादा है और पावर हमरा पास ज्यादा है, तो हमको ज्यादा पावर मिलना चाहिए। बोला ठीक है, तोरा का चाहिए? बोला कि 100 में एगो जी, हमरा में 2 गो जी लगा दे। और 2 गो जी मतलब बोले तो गवर्नर जनरल। क्या बोलेगा? गवर्नर जनरल। और एक बात ध्यान से समझा देते हैं करेजा, जब भी तुमसे पूछेगा कि किस अधिनियम में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया तुम्हारा, तो पूछेगा किस अधिनियम में? 1773 के अधिनियम में। किस अधिनियम में? 1773 के अधिनियम में। क्लियर है? कोई दिक्कत है? हो कोनो दिक्कत नहीं है तुम्हारा? तुमसे अभी तक हम जो पढ़ाए हैं, तुमसे पूछेगा कि पहली बार कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कब अधिनियम बना, तो क्या मारेगा? चला 1773। क्या मारेगा? 1773। बोलेगा कि कंपनी के शासन पर पहली बार संसदीय नियंत्रण कब हुआ, तो 1773। क्या बोलेगा? 1773। पूछेगा कि एगो सुप्रीम कोर्ट बनाया, बोलेगा हाँ बनाया। बोलेगा किस अधिनियम में, तो 1773 के अधिनियम में। लेकिन पूछेगा इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ, 1774। कब हुआ? 1774। बोलेगा कि भारत में किस जगह पे, तो बोलेगा कलकत्ता में। कहां पे हुआ? कलकत्ता में। बोलेगा सभी के लिए, बोलेगा नहीं सिर्फ अंग्रेजों के लिए। किसके लिए? सिर्फ अंग्रेज अधिकारी जो होते थे उसके लिए यह सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। अच्छा एक बात और ध्यान में, इस सुप्रीम कोर्ट का जो पहला जज बना था उसका नाम था एलिजा इम्फे। क्या नाम था तुम्हारा? एलिजा इम्फे जो है तुम्हारा वो पहले चीफ जज थे। इस बात को भी ध्यान में रखना है, यहां से भी समझ आएगा। क्लियर है? अब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कब कहा गया? 1773 में। और बोलेगा कि प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। कौन था तुम्हारा? वारेन हेस्टिंग। कौन था रे करेजा? वारेन हेस्टिंग था। कोनो दिक्कत है? हो सब समझ आ रहा होगा? हमको लग रहा है कि मजा आ रहा होगा तुम लोगों को। अब ध्यान से समझो। चला जब वारेन हेस्टिंग को बोला कि अब तो तेरा डबल जी मिल गया, बोला कि हाँ हो, अब तो हमरा गवर्नर ने, अब तो हमरा गवर्नर जनरल कर दिया, अब तो हमरा इज्जत ज्यादा मिल रहा है। बोलेगा हे सुन, ब्रिटिश संसद को बोला कि सुन एगो और काम हो। बोला का? बोला कि जब इतना इज्जत दे ये दिया है, ई सबको जी जी हमरा डबल जी कह दिया, तो भाई साहब एगो काम और कर दो। बोला कौन रे? कौन? बोलना, सब काम तोरा लिए हम कर देंगे। बोला कि इतना बड़ा राज्य है, हमसे अकेले नहीं संभलता है, हमको कुछ हेल्पर की जरूरत है। देखो अगर मन कितना बढ़ गया, अभी जी से डबल जी बना, अब ये बोल रहा है कि हमरा चाहिए इज्जत और। बोला कि हमको कुछ हेल्पर की जरूरत है, अकेले हमसे ही पूरा राज्य नहीं संभलता है। बोला अच्छा ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं, तोरा हम वो कर देते हैं। बोला गया कि करिए, जल्दी करिए। तो भाई साहब इसी अधिनियम में क्या कहा गया? इसी अधिनियम में कहा गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को सहायता के लिए एक कार्यकारी परिषद बनाया जाएगा, जिसमें 4 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? 4 सदस्य होंगे। ये बात को ध्यान में रखना, यहां से
तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई साहब कि किस अधिनियम में बंगाल के गवर्नर जनरल को सहायता करने के लिए एक कार्यकारी परिषद बनाया गया था, तो 1773 के अधिनियम में, और पूछेगा कितना आदमी का था, ये 4 गो आदमी का था। लेकिन यहां पे कुछ निपटारा हो गया और बोला कि जो निर्णय होगा वो बहुमत के आधार पे होगा। कैसा होगा? बहुमत के आधार पे होगा। निर्णय किसके आधार पे होगा? बहुमत। यानी कहने का मतलब 4 गो तो सदस्य आया ही है, अब प्लस एगो गवर्नर जनरल अपनो न है रे, तो टोटली कितना हो गया? 5। अब 5 का यदि तुम बहुमत निकालोगे तो 3 2 का हो गया तुम्हारा, यही ना हुआ तुम्हारा। अब हुआ क्या, ये तो बना तो दिया गया। अब 3 गो जो है वो इंग्लैंड से आने वाला था, अब 3 गो जो इंग्लैंड से आने वाला था, एगो और 4 गो टोटली इंग्लैंड से भारत आता। अब 4 गो इंग्लैंड से भारत आता, इसमें एगो पहलिए आ गया। मान लो कि भाई साहब कलुआ पहलिए आ गया। कलुआ जब आया ना तो एक स्वागत जो है भाई साहब खतरनाक रूप से बोलो तो एक कहता ना बारातियों का स्वागत पान पराग से। जब ये आया तो मस्त रसगुल्ला पे रसगुल्ला खिलाया जा रहा है, केसियो ढोल पिपी सब बजाया जा रहा है। बाकी का 3 जो है अब यो इंग्लैंडे में था, तो ये तीनों को लगा कि हम भी जाएंगे ना भारत में तो कलुए जैसा मेरा भी स्वागत होगा। बोला ठीक है, इहो तीनों मोच पीछे ले है कि भाई साहब जेबे करेंगे तो हमरो तो स्वागत बढ़िया से होगा। इहो 3 जब पहुंचा भारत, भाई साहब एक स्वागत पान पराग तो छोड़, चला एगो सुपारियों नहीं दिया एकरा खाने के लिए, कुछो नहीं दिया। ये 3 जो है रमुआ, मंगरू और लक्ष्मी, ये तीनों को बड़ा दुख हुआ इस बात से कि साला वो अकेला गया तो ओकरा स्वागत भयंकर किया, हम भी तो उसी सदस्य हैं, और जब हम गए तो हमरा एक कम से कम एगो सीटियो तो बजा देता, एगो कम से कम मिठाइयों तो खिला देता। हम लोग इतना बेगरत है कि हम लोगों का तुम्हारा नहीं हुआ। और ये तीनों उसी समय कसम खा लिया था। ये तीनों कहा कि आज बेइज्जती हुआ है, कल हम लोग भी बेइज्जत करेंगे। बेइज्जती का बदला बेइज्जती से, टिट फॉर टैट, जैसे कि तैसा होगा तुम्हारा। और ये तीनों वहीं पे कसम खाए कि कसम खाओ, बहुमत निर्णय तो बहुमते पे न होगा, अब 5 में 3 2 का होगा, हम तीनों का नहीं हुआ है। यदि वारेन हेस्टिंग बोला कि भाई साहब हाँ, तो हम तीनों बोलेंगे नो। यदि वारेन हेस्टिंग बोलेगा नो, तो हम तीनों बोलेंगे हाँ। और यही होने भी लगा। भाई साहब जब भी कोई काम होता था तो ये 4 गो तो पहले से, एक गवर्नर जनरल 5 गो। अब यदि काम अच्छा भी रहता था, वारेन हेस्टिंग कहता था बड़ा अच्छा काम है, ये तीनों को बड़ा घटिया काम हो, अच्छा काम नहीं है। अब वारेन हेस्टिंग को लगता था कि साला बुलाए हम ही, अब भाई साहब कुछ होने मिला, हम ही मेरे ही बात को इग्नोर कर रहा है। अब कोई काम अच्छा है या कोई काम मान लो कि घटिया है, वारेन हेस्टिंग कह रहा है भाई बहुत ही घटिया काम है, वारेन हेस्टिंग बोल दिया कि बहुत घटिया काम है, ये बोल दिया है घटिया काम है, बड़ा अच्छा काम है। अब वारेन हेस्टिंग बॉस होकर के भी बॉस नहीं हो पाया, बॉस ई तीनों बन गया तुम्हारा। और बाद में एकरा दिखाया जाता है, एक बाद में उपचार किया जाता है, लेकिन कब उपचार किया जाएगा वो आगे समझेंगे। इस अधिनियम में जितना प्रावधान बताया गया था उतना हम बता दिए। क्लियर है? हिंदी टीचर प्लीज चेंज, वो सर ज्यादा कमेंट पढ़ते थे। अच्छा कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, अब क्या ही बोले हम। अब हम लोग ने जितना देखा, अब हमको लगता है कि हम लोग को पूरा एक बार रिवीजन हो जाना चाहिए। और कसम से बता रहे हैं, गंगा माई की कसम तुम लोगों को याद हो जाएगा। अभी तक हम लोग जो पढ़े थे, एक बार हम लोग क्या पढ़े कि पहली बार अंग्रेजों ने यानी ब्रिटिश संसद ने कंपनी पर अधिनियम कब बनाया? तो 1773 में बनाया। कब बनाया? 1773 में बनाया, पहली बार, ध्यान में रखना। फिर बोलेगा कि पहली बार संसदीय जो तुम्हारा संसदीय शासन जो है तुम्हारा भारत में स्टार्ट होता है, और कंपनी के शासन पर जो है, कंपनी के शासन है वो कंट्रोल होता है, वो किस अधिनियम के तहत? तो 1773 अधिनियम के तहत। फिर बोले कि एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, अरे एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। अधिनियम पूछेगा तो 73, लेकिन पूछेगा कब बना? तो 1774। कब बना? 1774। तुम लोग मने मन बोलेगा, आंसर बोलते रहेगा, बोलेगा कि भाई साहब कि 1774 में बना। कहां पे बना? तो क्या बोलेगा? कलकत्ता। क्या बोलेगा? कलकत्ता। क्या बोलेगा? कलकत्ता। फिर बोलेगा कि 1773 के अधिनियम के तहत जो 74 में बना सुप्रीम कोर्ट, इसमें पूरे भारतीयों के लिए बना था। बोलेगा नहीं, सिर्फ अंग्रेजों के लिए। किसके लिए बना था? सिर्फ अंग्रेजों के लिए बना था। कोनो दिक्कत है? चला। फिर हम लोगों ने देखा कि
ये जो सुप्रीम कोर्ट बना था इसका पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? एलिजा इम्फे। कौन था तुम्हारा करेजा? एलिजा इम्फे। याद है ना रे? नाम हमको पक्का है कि आप लोगों को याद हो रहा होगा। फिर इसमें एक प्रावधान हम लोगों ने क्या देखा कि अब जो है बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर को अब क्या कहा जाएगा? बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। हम लोगों ने ये देखा तुम्हारा। फिर हम लोगों ने देखा कि बंगाल के गवर्नर को सहायता करने के लिए, क्या करने के लिए? सहायता करने के लिए एक कार्यकारी परिषद बनाया गया। और ये कार्यकारी परिषद में कितने लोग थे? कार्यकारी परिषद में बोलेगा करेजा 4 लोग थे। कितने लोग थे? 4 लोग थे। और 4 प्लस एगो तो अपना गवर्नर जनरल है ये ना है, टोटली कितना रे? 5। बोलेगा निर्णय साधारण या बहुमत। तो क्या बोलेगा? निर्णय कैसा लिया गया था? बहुमत के आधार पे। बोला गया था ना कि निर्णय कैसा लिया जाएगा? बहुमत के आधार पे लिया जाएगा। तब ना वो तीनों पगलाया था तुम्हारा। यानी अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो पूरा का पूरा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यदि समझ आ रहा है, याद हो जा रहा है करेजा क्लासे में, तो एक बार हमको एक दबा के बता दो। क्लियर है? समझ आ रहा है हो? चलो हट 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 हट, बात खतरनाक 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 हो बाप, खतरनाक। चलो अब यहां तक हम लोगों ने इस अधिनियम को देख लिया। इस अधिनियम को, पहला अधिनियम जो था हम लोगों का 1773 का एक्ट, हम लोगों ने इसको देख लिया। क्लियर है? अब चला हम लोग आगे बात करते हैं दूसरा, और इसको कहते हैं हम लोग 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं तुम्हारा? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। क्लियर? अब ध्यान से समझो ये पिट्स इंडिया एक्ट क्यों बना। जो 1773 में खराबी हुई, अधिनियम के बाद जो भी खराबी हुई, उसको सुधारने के लिए ही तुम्हारा 1784 अधिनियम बनाया गया। अब पहला मन तुम्हारे क्वेश्चन में आना चाहिए कि 1784 का जो अधिनियम बना उसको पिट्स इंडिया एक्ट क्यों कहा गया? अब इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए पड़ा क्योंकि उस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे, कौन? इंग्लैंड के जो पीएम थे, उस इंग्लैंड का पीएम का नाम था चला विलियम पिट्स। क्या नाम था? विलियम पिट्स नाम था तुम्हारा। और विलियम पिट्स नाम था जिसके चलते इस अधिनियम का नाम जो पड़ा वो पिट्स इंडिया एक्ट पड़ा। एक क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि किस अधिनियम को पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है, तो 1784 के अधिनियम को पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। तुमसे पूछेगा कि इस अधिनियम का नाम पिट्स इंडिया एक्ट क्यों पड़ा? क्योंकि उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का नाम था विलियम पिट्स, जिसका हस्ताक्षर हुआ, जिसके चलते इस अधिनियम को पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया। कोनो दिक्कत नहीं समझ आ रहा लोगों को? अब एक बात ध्यान में समझना चला, ई समझ गेली तो मतलब तोरा सब समझ आबि गेलो। अब हमर बात को ध्यान से समझनो। अब हुआ क्या, हमर बात को समझो। वो 4 गो याद आ रहा है रे, कलवा, मंगरू, लक्ष्मी, ढोरू सब, जिसमें चला जो तीनों शपथ खाया था कि वारेन हेस्टिंग हाँ बोलेगा तो हम ना बोलेंगे, और वारेन हेस्टिंग ना बोलेगा तो हम हाँ बोलेंगे। याद आ रहा है? अब वारेन हेस्टिंग परेशान हो गया था वो तीनों से। वारेन हेस्टिंग ब्रिटिश संसद को बोला कि कौन पगला को भेज दिया हो, हम हाँ बोलते हैं तू ना बोलता है, और हम ना बोलते हैं तू हाँ बोलता है। भाई साहब ये तो दिक्कत वाला बात है ना, हो है भाई साहब, ये तो दिक्कत वाला बात है कि हम हाँ बोल रहे तो हम बॉस हम नहीं रे, जी से डबल जी हमरा न बनाया और हमरे बात नहीं चल रहा है, तो भाई साहब तब तो दिक्कत वाला बात है ना करेजा। सर 1781 बहादुर सिंह, चला वो हिस्ट्री वाला है, उसमें पॉलिटी का बात नहीं किया गया है करेजा। हम पहले ही बता दिए कि भाई साहब हम पढ़ाएंगे सिर्फ पॉलिटी वाला बात, हिस्ट्री वाला बात हिस्ट्री वाले सर पढ़ाएंगे। हैं, समझ आया? सर आपका पवन सिंह है हो, कोनो दिक्कत नहीं, बड़ा मजा आ रहा है। चलो कोनो दिक्कत नहीं है सर, नाम चेंज कीजिए। अरे काहे हो, तोरा काहे ले दिक्कत हो रहा है? अब चल देख,
अब हुआ क्या, तो वो जो 4 गो सदस्य था ना, चला वो जो 4 गो सदस्य था, वो 4 गो सदस्य बड़ा परेशान कर दिया था, उसमें 3 गो तो बड़ा परेशान किया था। जब 3 गो बड़ा परेशान किया तो 3 जो है तुम्हारा उसको सुधारने के लिए ही 1784 का अधिनियम आया। ब्रिटिश सांसद ने बोला वारेन हेस्टिंग को कि तुमको दिक्कत हो रहा है तीनों से, बोला बिल्कुल दिक्कत हो रहा है, हम हाँ कह रहे हैं, ना कह रहा है, हम ना कहते हैं, हाँ कहता है, हमारे बात भी नहीं मानते हैं, समझ भी नहीं करता है कि मालिक हम है। अब जब मालिक नहीं है तो हटाओ भाई। ब्रिटिश सांसद ने कहा कि एक जोर है हमारा पास। बोला का जोर है? ऐसा करते हैं कि हम सदस्य की संख्या को ही घटा देते हैं। सदस्य की संख्या को क्या घटा देते हैं? तो इसमें कहा गया कि हम 4 को घटा करके, क्या 4 को घटा करके हम 3 कर देते हैं। अब तो कोनो दिक्कत नहीं होगा, अब 3 गो हो गया और एगो तुम गवर्नर जनरल हो गया, तो टोटली मिलके क्या हो गया 4। 4 का यदि बहुमत निकालोगे तो 2-2 न होगा रे, 4 का बहुमत क्या होगा 2-2 होगा। तो बोला कि बॉस तो तुम ही ना है, चाहे तुम इधर रहो चाहे तुम इधर रहो, बात तोरे माना जाएगा। बोला भाई साहब देवता हैं आप, इतना अच्छा प्रोविजन कहां से लाए आप जी भाई साहब? बोला कि मस्त। तो तुमसे पूछेगा किस अधिनियम के तहत कार्यकारी परिषद में 4 सदस्य से घटा 3 कर दिया गया? तो करेजा क्या मारेगा? 1784 का अधिनियम। कौन सा अधिनियम? 1784 का अधिनियम। समझ आया? हमको लग रहा है कि आप लोगों को पूरा का पूरा जो है मेरा बात जो है दोस्त समझ आ रहा होगा। एक बात ध्यान से हमारे बात को समझना। अब जो है मेन चीज हम तुमको समझाने वाले हैं। इस एक्ट में प्रशासन में दोहरे शासन की व्यवस्था की शुरुआत हुई। इसमें क्या है, क्या बोल रहे हैं? सर मेरा नाम ज्योति, हाँ नाम ले लियोगे पगली है। देख हम क्या बोल रहे हैं कि भाई साहब इस एक्ट में शासन व्यवस्था में शासन व्यवस्था में दोहरे चीजों की जो है तुम्हारा यानी दोहरे प्रशासन की शुरुआत होती है। अब क्या होती है हमारी बात को समझना। पहले एगो होता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। क्या होता था? सीओडी होता था। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो होता था, जिसको हम लोग कहा जाता था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये दोनों काम देखता था। व्यापारिक वाला भी काम देखता था कंपनी का, और राजनीतिक वाला भी काम देखता था। अब एक आदमी को बहुत सारा काम कर देगा दे देगा तो भाई साहब जो है वो काम जरूरी नहीं है कि वो बढ़िया से करिए पाएगा। तुम ही सोचो कि तुमको हम बोल दिए कि भाई साहब खानो तुम ही बनाएगा, झाड़ू तुम ही मारेगा, बाहर से सामानो तुम ही लाएगा, ऑफिसो तुम ही जाएगा, बच्चों को तुम ही सुताएगा। है रे पागल, मारबे नहीं करेगा हमरा हो। हम अपना मान लो कि हमारे यदि होगा कभी बीबी, तो ओकरा यदि हम सब काम हम बोलेंगे कि हम घर पे बस बैठ के खाएंगे और तुम ही कमा के भी लाओ, तुम ही खानो खा खिलाओ हमको, हमारे बच्चों को सुताओ, ओकरो खिलाओ पिलाओ, भाई साहब मारबे नहीं करेगी हो कि एक आदमी इतना काम कहां से करेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यही कर रहा था, यानी व्यापारिक काम भी कर रहा था और राजनीतिक काम भी कर रहा था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पे बड़ा प्रेशर था तुम्हारा। जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पे बड़ा प्रेशर था तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने कहा कि ब्रिटिश सांसद को कि हे हो कुछ हो तो हमरा दो, कुछ हो तो हमरा अधिकार दो यार, हम थक गए हैं। बोला क्या चाहिए तो बोलो। बोला कि भाई साहब ऐसा है कि हमसे एगो काम हमको दे दो और एगो काम किसी दूसरे के लिए छोड़ दो, और किसी दूसरे के लिए छोड़ दो। बोला ठीक है। इसी अधिनियम में एगो और अंग बनाया गया जिसको कहा गया बीओसी। क्या कहा गया? बीओसी। पहले से कौन था? सीओडी यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अब जो नया बनाया गया था इसको कहा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या कहा गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी बोले तो बीओसी चला। क्या बोला गया? बीओसी बोला गया। अब इतना बीओसी का जो बात है तुम्हारा, इस बीओसी क्या था नहीं था, क्या काम करेगा नहीं करेगा, थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर के रखो, और ट्विस्ट लेकर के रखेगा तब ना कल मजा आएगा हो, और तब कल पढ़ेंगे एक बारे में। अभी तक हमको बता दो जितना पढ़ाए हैं, कुनो किसी प्रकार का दिक्कत यदि हुआ हो तो भाई साहब दू बताना, और यदि नहीं हुआ है मजा आया है तो चला 5 दबाना। हमको बता दो अभी तक जितना हम लोग पढ़े। अरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहा गया है रे पगला, लुसेंट पढ़ के लोग पगला गया है। ओकरे नाम है जैसे हमर 2 गो नाम है, आदमी हम एके गो न है हो। मजा आया, क्या बात है। सब 5 बस। लव यू लव यू लव यू लव यू सभी को।
भाई कहने का मतलब ये था, जो तुम जो बोला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा गया, तो ओकरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोनों कहा गया उसी को। जैसे हमारा नाम सोनू भी है और हमारा नाम अमित कुमार झा भी है, चला समझा। लेकिन आदमी तो हम एक ही ना है रे, पढ़ा तो हम ही रहे ना। क्लियर। अब मिलते हैं हम लोग कल, और कल बात करेंगे चला आगे वाला। ठीक है, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, लव यू। ठीक है, मिलते हैं कल इसी टाइम में। इतना मैसेज आ रहा है, किसका किसका नाम ले हम।